हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सबके लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और आपकी परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और अपना सुझाव कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। आपका सुझाव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए अब आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है कक्षा 9 पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति। आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। एक बार फिर इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रांसीसी क्रांति, जैसे कि बताया, आज हम इसमें केवल मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांस के लोग महंगाई और कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। यहाँ पे एक शब्द आता है निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो। फ्रांस में लुई 16वें का शासन था, जो बहुत ही निरंकुश था। उसने प्रजा पर अत्याचार काफ़ी अधिक कर दिए थे। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और उसके पास कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा था। इसी कारण लुई 16वां को कर टैक्स लगाने पड़े और लोगों में असंतोष फैल गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे एसेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। एसेट्स कौन कौन से हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एसेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एसेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। अर्थात पहले 2 एसेट्स जो थे वो किसी भी तरह का कोई कर अदा नहीं करते थे। कर केवल तीसरे एसेट्स को ही अदा करना पड़ता था, जो अत्यधिक गरीब थे। चर्च भी किसानों से कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूलता था और वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़क निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। और चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट, एक प्रकार का धार्मिक कर होता है, उसके रूप में वसूलते थे, जबकि प्रत्यक्ष कर उन्हें टाइल भी देना पड़ता था। विश्व में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। अर्थात फ्रांस की क्रांति के बाद संपूर्ण विश्व में क्रांतियों का आगमन शुरू हो गया था। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले नाम से जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रगान को क्या कहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 ईस्वी में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन को 100 कुलांत के नाम से जाना जाता था। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। दिनांक याद रखेंगे, 21 सितंबर 1792। यहाँ पे दिनांक गलत लिखा हुआ है,
इसका सही दिनांक है 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का जन्म हुआ और फ्रांस में एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके शासक प्रमुख का चयन करते हैं। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ और रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्च को बंद कर दिया और उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिया। अर्थात रोबेस्पियर की सरकार में जेलों की संख्या कम पड़ गई थी। उन्होंने इतने अधिक लोगों को जेलों में डाल दिया और सज़ा के रूप में वह उन्हें गिलेटिन के द्वारा सज़ा देता था। मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन का अर्थ भी बताया है। गर्दन को धड़ से अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरी के आपसी झगड़ों से नहीं चल सका और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अभी हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न 1, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की काफ़ी परिस्थितियां थी। जैसे लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो थी वह जर्जर हो चुकी थी और अब उसे फिर से नए कर बनाने की आवश्यकता थी। नंबर 2, मजदूरों, व्यवसायियों और किसानों का शोषण हो रहा था और मजदूरी महंगाई दर से नहीं बढ़ रही थी। जब कर बढ़ रहे थे, मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन किसानों पर शोषण हो रहा था। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। खाने पीने की वस्तुएं इस तरह आसमान छू रही थी कि वहाँ पे लोगों को खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिल रही थी। तीसरे एसएस के प्रतिनिधि अब खुद नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पहला एसेस्ट और दूसरे एसेस्ट को कर अदा नहीं करना होता था, केवल तीसरे एसेस्ट को कर अदा करना था और तीसरे एसेस्ट के लोग अत्यधिक गरीब थे। अर्थात अमीर लोग कर से बचे हुए थे और जो गरीब लोग थे उन्हें भी कर अदा करना पड़ता था, जबकि उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। वो ज़्यादातर मजदूर पक्ष से थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन किन समूहों को निराशा हुई? सबसे तंग कौन सा समूह था? आप सब जानते हैं, जिस समूह को सबसे ज़्यादा कर अदा करना पड़ता था वही तबका सबसे ज़्यादा नुकसान में था। तो क्रांति से फ़ायदा किसको होगा? जो लड़ेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रांसीसी समाज से तीसरे तबके को लोगों को, थर्ड एसेट्स के लोगों को क्रांति का फ़ायदा सबसे अधिक मिला और कुलीन वर्ग जो पहले सत्ता में था उसको सत्ता छोड़ना पड़ा, जो जनता से सामंती कर वसूलते थे। पादरी चर्च को इसलिए निराशा हुई कि उनकी चर्च को बंद कर दिया गया था और चर्च के भवन को कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए पादरी वर्ग भी निराश हो गए थे। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जैसे स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। फ्रांस की क्रांति के बाद जगह जगह पर क्रांति होनी शुरू हो गई थी। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रेरणा हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए और इसी क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन प्रेरित हुए।
अधिकतर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ और अधिकतर राष्ट्र राज्यों में गणतंत्र की स्थापना हुई। यह भी इसी क्रांतिकारी की देन है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें आज तक मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले जीवन का अधिकार। फ्रांसीसी क्रांति से पहले कोई भी जीवन का अधिकार नहीं था। जब आंदोलन हुआ तो स्वतंत्रता भी मिली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व का अधिकार हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिले हैं। क्या आप इस तक से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से ही घिरा हुआ था। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे, जैसे कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और घोषणा में कहा गया है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाओं का जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान भी केवल अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। तीसरे वर्ग के लोगों को संविधान का कोई फायदा, कोई लाभ उपलब्ध नहीं होता था। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म सन 1769 में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अर्जाशिया में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता और साहस सैनिक योग्यता के द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। लेकिन नेपोलियन भी अत्यधिक क्रूर हो गया था। सबसे अधिक नेपोलियन अपनी नागरिक संहिता के लिए फेमस हुआ। नेपोलियन की नागरिक संहिता में फ्रांस के सभी लोगों को समान अधिकार मिले। कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार उपलब्ध हुए। नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ था और 1840 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसके बाद वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। इसने राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, जिससे उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी कानून बनाए गए। नेपोलियन ने एक समान तौल की पत्ती भी आवश्यकता की थी और अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हो गई थी। इस प्रकार से नेपोलियन के उदय को समझा जा सकता है। अभी कुछ शॉर्ट आंसर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था? 1774 में लुई 16वां फ्रांस की सत्ता पर आसीन हुआ था। लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र केवल 20 साल थी। लुई 16 जब राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? वित्तीय संसाधन नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण था लंबे समय तक युद्धों का चलना। उस समय युद्ध ज़्यादा होते थे, साम्राज्य विस्तार की भावना बहुत अधिक थी। लिब्रे क्या है और इसे कब समाप्त किया गया था? लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा होती थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, अभी फ्रांस में कौन सी मुद्रा है? इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर देंगे। ध्यान से सुने, फ्रांस में अभी कौन सी मुद्रा है? इसका आंसर कमेंट्स में अवश्य देंगे। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने एसएस में बांटा हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने एसएस में बांटा हुआ था? 3 एसएस में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग कर अदा करते थे और इस वर्ग में कौन कौन से लोग
आते थे। फ्रांसीसी समाज में तीसरे एसेस के लोग ये कर अदा करते थे, आपको पता है। और कौन कौन से वर्ग आते थे इसमें व्यवसायी वर्ग आता था, किसान वर्ग आता था और मजदूर वर्ग आता था। तो बच्चों ये बताइए, टाइथ और टाइल में क्या अंतर है? जो धार्मिक कर था उसको टाइथ कहते थे और जो प्रत्यक्ष कर था उसको टाइल कहा जाता था। धार्मिक कर चर्च को दिया जाता था। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आता है। तो लुई 16वें के कर बढ़ाने के कई कारण थे, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होना और फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ। और जब कर्ज का बोझ था तो वित्तीय साधनों में कमी थी और बार बार युद्ध की मार उनको झेलनी पड़ रही थी। इसलिए सेना के रख रखाव के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए कर बढ़ाना आवश्यक था। एसेस जनरल क्या है और यह क्या कार्य करता है? एसेस जनरल एक सरकारी संस्था थी जो कि नए करों की मंजूरी के लिए एसेस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी और यह नए नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। एसेस जनरल मुख्य रूप से राजशाही के लिए कार्य करता था। 1791 में फ्रांसीसी संविधान के कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया गया? एसेस जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया गया था और 1791 में नेशनल असेंबली को ही कानून बनाने का अधिकार सौंपा था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। लुई 16 की मृत्यु कैसे हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1973, ये गलत डेट है, 1793, सही आंसर है 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? फ्रांस के समय में 1973 से 1974 के युग को आतंक का युग कहा जाता है। किस समय को कहा जाता है? 1973 से 1974 का, वो करेक्शन 1793 से 1794 के समय को आतंक का युग कहा जाता है। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ ही लोगों को प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे, 2/3 लोग कर चुकाते थे और जो सैकड़े नागरिक थे केवल उन्हें ही मतदान करने का अधिकार था। महिलाएं भी मतदान नहीं कर सकती थी। फ्रांस में सम्राट लुई 16वां द्वारा शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसे मतदान करने का अधिकार था? वही प्रश्न है, दोबारा घुमा के पूछा गया है। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो पुरुष होते थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वो सक्रिय नागरिक थे और शेष सभी पुरुष और महिलाओं को कैसे थे? निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और केवल सक्रिय नागरिक ही मतदान कर सकते थे। लुई 16 को फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से में बढ़ा दिया? दोबारा कर लगाने की जो विशेष अधिकार वाली व्यवस्था ने के लोग थे उन्होंने लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया और कुछ विशेष वर्ग के लोगों को इसमें विशेष अधिकार दिए गए थे। मीन्स एसेट 1 और एसेट 2 के लोगों को कर नहीं देना होता था और जो एसेट 3 थे जो नीचे वाला तबका था उसको कर देना था। विशेष अधिकार लोगों को इससे छूट प्राप्त थी, इसी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया था। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया और उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया जाता था? जैसे कि लुई सरकार की जो जनता थी और जो सरकार थी वो बहुत ही निरंकुश शासन थी और जनता थी बिल्कुल भूखी। महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की जो भावना थी यही फ्रांस की क्रांति में आग हर तरफ सुलगा रही थी। ऐसे विचारों ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को उन विचारों में अपना भविष्य नजर आया। एक कहावत है कि जब आदमी के पीछे मौत पड़ी हो तो वह अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके विचारों पर कॉफ़ी हाउस और सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से भी विचारों का व्यापक प्रचार किया गया था। इसीलिए इन्हीं विचारों ने फ्रांस की क्रांति में की आग में घी डालने का काम किया। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासक था? तो आप सभी को पता है, फ्रांस में लुई 16 का
शासन था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? हर बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। जैसे लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर व्यापारियों किसानों का शोषण, दार्शनिक विचार जो कि क्रांति के लिए प्रेरित किया था दार्शनिक विचारों ने, महंगाई, बेरोजगारी, बार बार युद्ध की फ्रांस की सरकार पर बोझ हो गया था और जिससे करों में भारी वृद्धि करनी पड़ी थी। लोगों के पास इनकम के साधन नहीं थे, मजदूरी उनकी नहीं बढ़ रही थी और कर उन पर बढ़ गए थे। फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? 1941 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन क्या था? यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लब में से एक था। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यह महिलाओं की एक महत्वपूर्ण मशहूर क्लब था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था, जबकि जैकोबिन क्लब के अधिकांश सदस्य तीसरे तबके से संबंध रखते थे। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ था और रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर और अगले ही दिन गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की प्रमुख मांग क्या थी? इस क्लब की यही मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। 1791 के नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई थी और उन्होंने क्या मांग रखी थी? डेट सही कर लेंगे, 1791। महिलाओं को इस बात से निराशा हुई थी कि 1791 में संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जबकि उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखी थी। महिलाओं को मताधिकार मिले और उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग भी रखी गई थी। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून लागू किए? तो कौन से कानून लागू किए थे? सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों में उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक को भी कानूनी रूप दे दिया था और इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। अर्थात फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता देना आरंभ कर दिया था। उन्हें वैचारिक स्वतंत्रता मिल गई थी। आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के कानून लागू किया था। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। आतंक राज कब से कब माना जाता है? 1793 और 1794 ईस्वी का जो क्षेत्र है, जो वर्ष है, यह समय आतंक राज माना जाता है। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। महिलाओं के जीवन में सुधार, शिक्षा और व्यावसायिक कार्य में सुधार किए गए थे। डायरेक्टरी क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में नए संविधान में चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। यह परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया था, जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहते हैं। फ्रांस सरकार के स्वरूप में वे कौन से 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? ये मूल्य थे स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व फ्रांस सरकार के स्वरूप के 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी इन्हीं तीनों मूल्यों ने प्रेरित किया। फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? तो किस प्रकार कार्य किया? सबसे पहले जो सम्राट की शक्तियाँ थी उनको सीमित कर दिया। अब सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। मत अधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित की गई, जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक शामिल थे और सक्रिय नागरिक वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे।
रूसो ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट का उल्लेख किया है? रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौते की पुस्तक में उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया है। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। तो कौन कौन से थे? जैसे फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय थी, क्योंकि फ्रांस चारों ओर कर्जों से दबा हुआ था। दूसरी थी, फ्रांस भारी कर्जे में डूबा हुआ था और उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। क्यों डूबा हुआ था? क्योंकि वहाँ पे युद्धों की मार उसको झेलनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे। फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंसी हुई थी। जब कर ज़्यादा था, आमदनी के साधन नहीं थे, मजदूरी कम थी, तो लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए थे। किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। किसान और गरीब जनता रोजी रोटी को भी तरसते थे। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर, खेतों में काम करना और सैन्य सेवाएं भी देना पड़ता था। किसानों को तीसरे एसेट में शामिल किया गया था। प्रथम एसेट और द्वितीय एसेट जो कर से मुक्त थे, इसलिए भी किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्बो राजवंश का शासन था, और बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां का शासन था। फ्रांस में 1789 की क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या था? तो दार्शनिक अपने विचारों को कैसे करते थे? पुस्तकों के माध्यम से करते थे। तो दार्शनिकों ने अपने विचार पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े बड़े योगदान किए। जैसे टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। लोक एक विद्वान होते थे जिनकी पुस्तक का नाम है टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लोक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। रूसो ने एक सामाजिक अनुबंध पर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। और मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू ने इसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी, अर्थात गणतंत्र सरकार की बात की थी। दार्शनिकों के इन विचारों ने कॉफ़ी हाउस, सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से भी इनका काफ़ी व्यापक प्रचार हुआ। पुस्तकों और अखबारों ने लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता था, ताकि अनपढ़ भी इन्हें समझ सके, अर्थात लोगों में शिक्षा की जागरूकता होने लगी थी। फ्रांस की महिलाओं द्वारा प्रारंभ की गई सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का नाम द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यह फ्रांस की महिलाओं के द्वारा लोकप्रिय राजनीतिक क्लब था, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की मांग की थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैकोबिन एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह क्या किया था? धारीदार लंबी पतलून, जिसे पट्टे का पजामा कहते हैं, पहनने का निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज में जो फैशन पसंद लोग वर्ग थे, जो बड़े बड़े वर्ग थे, खासतौर से जो घुटनों तक पहने जाने ब्रीचेस पहनते थे, उन कुलीनों से खुद को अलग किया था। और ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का भी ये तरीका था। इसलिए जैकोबिन को सो कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सो कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फ्रांस में अभी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप खुद देख सकते हैं। जैसे फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण पहले आ चुका है। सो कुलांत द्वारा पहने जाने वाली लाल टोपी का रंग किस बात का प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक थी। मध्य वर्ग की 3 विशेषताएं जो आपको बता चुके हैं। और नेशनल असेंबली द्वारा संविधान के किन्हीं 5 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो 5 प्रावधान कौन से थे नेशनल असेंबली द्वारा? कि मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई थी, कि राशन के द्वारा उनको गोश्त और पावरोटी दी जाएगी, जिससे लोग भूखे ना मरे। महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, और सभी को साबुत गेहूं से बनी रोटी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया था। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई थी। जो क्षेत्रीय भाषा थी उसको अबोलिश किया गया और एक ही भाषा लागू की गई थी। कुछ और भी टैक्स है, जैसे फ्रांस में 28वीं शताब्दी में किसानों को टाइद नामक टैक्स कौन वसूलते थे?
तो दो तरह के टैक्स होते थे, टाइथ और टाइल। टाइथ धर्म टैक्स होता था जिसको पादरी लोग वसूलते थे। क्रांति के बाद दैनिक जीवन में कैसे बदलाव देखा, तो जो आपको अभी बताया है कि गोश्त पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, अधिकतम सीमा तय कर दी गई, तो इस तरह से दैनिक जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और प्रेस पर प्रतिबंध के परिणाम का क्या प्रभाव पड़ा था, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।